Hello everyone. I hope you are doing well. तो आज है 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है वो हम देखेंगे। 27 सितंबर 2024। तो ये न्यूज पेपर हम डेली देखते हैं, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जब आप इस न्यूज पेपर के डिस्कशन को सुनोगे तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के एग्जाम को देखने लगोगे। ठीक है, करंट अफेयर आपका पढ़ने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। हम न्यूज जो भी यूपीएससी से रिलेटेड है उसी के बारे में बात करते हैं, अपने सिलेबस से लिंक करते हैं प्री एंड मेंस के। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है डेली का हमारा इनिशिएटिव तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए पूरे न्यूज़पेपर को, माइंड में बैठा लीजिए। ओके, स्टार्ट कर दें। पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथाल, जो भी है सेंथिल बालाजी। इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बेल दे दी है। अब सर ये कहाँ थे, जेल में थे सर। तो बेल क्यों दे दी, क्योंकि ये जेल में थे। तो जेल में क्यों थे, क्योंकि इन्होंने स्कैम किया था। कौन सा स्कैम, कैश फॉर जॉब, कैश दो जॉब लो, ये स्कैम किया था। इससे पहले भी इन्होंने कोई स्कैम किया था जी, स्कैम किया था इन्होंने। इनके ऊपर ऑलरेडी पीएमएलए का केस चल रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर से स्कैम कर दिया। ठीक है, उसके बाद बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया कि द स्ट्रिंजेंट कंडीशन इन्यूमरेटेड इन बेल प्रोविजन सच एज सेक्शन 43D ऑफ यूएपीए एक्ट एंड सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज सोल मैट्रिक फॉर डिनाइल ऑफ बेल। कि हम पीएमएलए और जो वो है यूएपीए एक्ट है उनकी कंडीशन को यूज नहीं कर सकते, स्ट्रिंजेंट जो कंडीशन है कि इससे हम डिनाई कर दें बेल को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पीडी ट्रायल है उसका ब्रीच माना जाएगा, उल्लंघन। तो अब मैटर समझ में आ गया। ठीक है, मैटर क्या था वो समझ में आ गया। मैटर समझ में आ गया तो इसके पीछे जो है, इसके पीछे की जो बैक न्यूज है, पीएमएलए क्या है और यूएपीए क्या है, ये दोनों बड़े अच्छे से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पीएमएलए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करना। जो मनी जिस पर्पज से है उसको उस पर्पज से यूज करने की बजाय किसी और पर्पज में लगाना। फॉरेन एक्टिविटीज, टेररिज्म एक्टिविटीज, इन सब में मनी को क्या करना, इलीगल वे से यूज करना। ठीक है, जो पीएमएलए है और जो पीएमएलए एक्ट है वो आया था इफेक्ट में 1 जुलाई 2005। ठीक है, पीएमएलए किसने इंप्लीमेंट किया था, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने क्यों किया था, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 253, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है उससे रिलेटेड, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो चाहे वो सेंट्रल लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, उस पर पार्लियामेंट ला बना सकती है। ये बात ध्यान रखो। ये कॉम्बैट तो करेगा ही मनी लॉन्ड्रिंग को। इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेगा, उसके बाद ये कॉन्फिस्केट कर सकता है और सीज कर सकता है प्रॉपर्टी जो भी लॉन्ड्रेड मनी से होगी वहां से। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी इशू है उसके साथ ये डील कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टर है एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, एफआईयू। एक्सक्लूसिव और कंकरेंट पावर दे दी गई है इस एक्ट के अंदर में। इस एक्ट को अमेंड भी किया जा चुका है दो बार, 2009 में और 2012 में। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो ड्रग ट्रैफिकिंग से ब्लैक मनी आती है उसके ऊपर भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। और जितने भी मतलब
इलीगल वे से। ठीक है, तो अब मेन चीज क्या है, इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारी ब्लैक मनी आ रही थी। दूसरी चीज, एक FATF है सर। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये G7 कंट्री ने बनाई थी 1987 1989 में, सॉरी, इसको कंट्रोल करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब इंडिया इसका मेंबर बन गया 2010 में, तो इंडिया के ऊपर इसका भी एक प्रेशर था कि इंडिया इसके लिए स्पेशल प्रोविजन लेके आए। ठीक है, तो ये था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। ठीक है, एक बेल प्रोविजन है PMLA एक्ट में। The bail provision of PMLA Act is invested with a lot of political significance in present-day India. It was held unconstitutional by a two-judge bench of Supreme Court of India in Nikesh Tarachan Shah versus Union of India as violating Article 14 and 21 कि PMLA में भी बेल मिलनी चाहिए, नहीं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में? निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, बट 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी कर दिया जो PMLA के वेरियस प्रोविजन थे, जो एम्पावर करते हैं ED को अरेस्ट करने के लिए, कंडक्ट सर्च करने के लिए, सीज करने के लिए। ठीक है, तो इन सब के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा PMLA एक्ट। ठीक है, उसके बाद एक है अपना UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, ये आया कब था? ये 1967 में ही आया था। इसमें क्या है, एक ये लेजिस्लेशन बनाया गया था, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए किसके ऊपर? फंडामेंटल जो फ्रीडम है, 19 आर्टिकल 19 पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पीसफुल असेंबली है, एसोसिएशन है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, टेरर जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन थी, जैसे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, एक ये एक्ट आया था, टाडा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट। ठीक है, तो अब ये सारे एक्ट एक साथ ही आए थे लगभग, लेकिन फिर क्या हुआ, ये टाडा और पोटा एक्ट हैं वो रिपील कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। तो सिर्फ एक ही एक्ट बचा, UAPA, मेन प्राइमरी, जो टेरर लेजिस्लेशन था उसके लिए। ठीक है, तो UAPA ही पनिश करता है फंडिंग के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, टेररिस्ट। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी कौन सी है? जैसे टेररिस्ट वगैरह की एक्टिविटी हैं जितनी है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को अनलॉफुल कब माना जाएगा, इन सब की डेफिनेशन UAPA में। ठीक है, इंडिविजुअल को भी 2004 में UAPA को अमेंड भी किया गया था। ठीक है, इसी के तहत लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को बैन भी कर दिया गया था, उनको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कब और मतलब डिक्लेयर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर में? कमिट और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में प्रिपेयर करती है, टेररिज्म के लिए प्रमोट करती है, इन्वॉल्व होती है। 2019 में फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया, होम मिनिस्ट्री को पावर दे दी गई, किसी भी इंडिविजुअल को भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है होम मिनिस्ट्री। और ये जो एक्ट है एक्सटेंड कर दिया गया होल इंडिया। ठीक है, कोई भी अगर क्राइम करता है इनसाइड इंडिया या आउटसाइड इंडिया, वहां ये UAPA अप्लाई होता है। ये इंडियन सिटीजन चाहे इंडिया में है, चाहे वो बाहर है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में है या कहीं भी है, तो उसके ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, तो ये था UAPA जो कंटिन्यूअसली न्यूज में बना रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबनान में बोला है कि लेबनान में जितने भी इंडियन है वो वापस आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि जो इजराइल है वहां पे स्ट्राइक करता जा रहा है बार बार। अच्छा,
तो फिर लेबनान को देख लेते हैं। मैप में लेबनान की जो बाउंड्री है वो कितने कंट्रीज को टच करती है, लेबनान कहाँ पड़ता है जियोग्राफिकली। ओके, लेट्स सी। तो ये है सर लेबनान। ये वाटर बॉडी कौन सी है जो इसको टच करती है? ये सर मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी लेबनान को टच करता है लेफ्ट साइड से। राइट साइड से सीरिया टच करता है जिसकी कैपिटल डेमस्कस है। लेबनान की कैपिटल बैरिट है। लेबनान किसके सिर पे है? इजराइल के बिल्कुल सिर पे है, यानी इजराइल को टच कर रहा है लेबनान, सीरिया को टच कर रहा है। उसके बाद ऊपर भी है क्या कोई कंट्री इसके? तो इनको ये टच कर रहा है लेबनान, ठीक है। उसके बाद जो लेबनान है इसके ऊपर इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि जो इजराइल पे अटैक हो रहे हैं बार बार, उस पे लेबनान का भी रोल है। लेबनान जो इजराइल के अगेंस्ट जो भी ग्रुप हैं उनको प्रमोट कर रहा है, ठीक है सर। अब चलते हैं वापस से न्यूज पे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली है क्या? जर्नल कंसेंट फॉर सीबीआई। सीबीआई के बारे में जब भी मैं आपको बताता हूँ मैं बोलता हूँ कि सीबीआई किसी भी स्टेट में ऐसे डायरेक्ट जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। सीबीआई एक सेंटर की बॉडी है। अगर किसी भी स्टेट में इन्वेस्ट करेगी इन्वेस्टिगेट, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट से। परमिशन होती है, एक जर्नल कंसेंट होती है, एक स्पेसिफिक कंसेंट होता है। तो जर्नल कंसेंट मोस्टली स्टेट दे देते हैं, लेकिन कर्नाटका ने ये भी विड्रॉल कर लिया है। अब हर एक कंसेंट इसको लेनी पड़ेगी। अब जर्नल कंसेंट क्या होती है सीबीआई की, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सीबीआई है वो मैंने बताया था, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है। तो इसको अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी भी स्टेट में, तो उसको कंसेंट उस स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है उस इन्वेस्टिगेशन से पहले। जो सेक्शन 6 है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, वो क्या कहता है? नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5 shall be deemed to enable any member of Delhi Police Establishment Act to exercise power and jurisdiction in any area in a state not being a union territory or railway without the consent of government of state। तो ये खुद ही बोलता है कि लेनी पड़ेगी। स्टेट के बॉर्डर में सीबीआई अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसेंट ना दे, ठीक है। जैसे जो सीबीआई की पोजीशन है इन दिस रिस्पेक्ट वो डिफरेंट है एनआईए से। एनआईए क्या है? एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि ये एक्ट से बनी है, लेकिन ये किसी और एक्ट से पावर लेती है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी? सीबीआई। दो टाइप में आती है कंसेंट, जर्नल कंसेंट सीबीआई के लिए, केस स्पेसिफिक कंसेंट या जर्नल कंसेंट। जर्नल कंसेंट मतलब नाम ही इंडिकेट है, कोऑपरेट कर ही देते हैं मोस्टली स्टेट सीबीआई के साथ, ठीक है। जब भी कोई भी स्टेट सीबीआई को जर्नल कंसेंट दे देता है केस को प्रोव करने के लिए, ठीक है, हर बार उसको फिर परमिशन नहीं लेनी पड़ती उस स्टेट में। वो फिर बार बार उसी केस से रिलेटेड, मतलब स्टेट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन और फॉर एवरी केस, मतलब वो आराम से फिर वो जांच कर सकती है। अगर विड्रॉल कर लिया है किसी स्टेट ने, जो कि अभी किसने कर ली? कर्नाटका ने, जर्नल कंसेंट, इसका मतलब ये है कि सीबीआई कोई भी रिफ्रेश केस होगा जो नया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर प्राइवेट पर्सन का कोई भी केस होगा स्टेट में, बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के उसको प्रोब नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यू कर सकती है। जो विड्रॉल ऑफ जर्नल कंसेंट के विड्रॉल से पहले जो केस चल रहे हैं जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और
अगर सीबीआई के पास जनरल कंसेंट नहीं है तो उसको केस बाय केस अप्लाई करना पड़ता है कंसेंट के लिए, ठीक है। और कोई एक्ट नहीं कर सकती जब तक इसको कंसेंट ना दी जाए। इफ स्पेसिफिक कंसेंट इज नॉट ग्रांटेड, सीबीआई official will not have power to police personnel whether they enter that state। सीबीआई के पास कोई पावर नहीं है अगर स्पेसिफिक कंसेंट नहीं ग्रांटेड की जाती, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने विड्रॉल क्यों कर लिया? कर्नाटका के जो सीएम है सिद्धारमैया, कर्नाटका के डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने क्या बोला है? अब सीतारमैया के ऊपर आरोप ये लग गया कि इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर एक प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट किया है जो कि 56 करोड़ की है। कहाँ पे? मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुद्दा, वहां कर दिया। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इनके ऊपर क्या है? केस दायर हुआ है। केस की डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो गवर्नर ने इसके रिगार्डिंग परमिशन दे दी है। और गवर्नर ने अगर इसके रिगार्डिंग परमिशन दे दी है तो कर्नाटका में लोकायुक्त नाम की एक संस्था है। लोकायुक्त जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या है? लोकपाल है, वो सीएम उसके अंडर में आता है। तो लोकायुक्त ने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। तो इन्होंने अब जर्नल कंसेंट क्यों विड्रॉल कर ली? कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस लीड, और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो कहीं सीबीआई को और इस मामले में ना घुसा दे, ठीक है। आई होप कि पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पेटिशन रिव्यू करने के लिए एडवर्स रिमार्क अगेंस्ट गुजरात गवर्नमेंट इन बिल्किस बानो जजमेंट। बिल्किस बानो का जजमेंट क्या है? एक बार पूरा केस अच्छे से समझा देता हूँ सो दैट आपको एक पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाए, ठीक है। 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे वहां पे एक बिल्किस बानो नाम की प्रेग्नेंट वोमेन थी। उन्हीं दंगों में, गुजरात राइट्स में, गैंग रेप कर दिया था उस वोमेन का, ठीक है। और उसी भीड़ में उस वोमेन की जो फैमिली के 7 मेंबर थे, जिसमें उसकी एक 3 साल की बेटी थी, उस भीड़ में उनको मार दिया गया था सभी को। सिर्फ यही बच गई थी, इसका गैंग रेप कर दिया था, ठीक है। तो इस केस को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को गुजरात से मुंबई कर दिया क्योंकि बिल्किस बानो को बार बार डेथ थ्रेट्स मिल रही थी। उसके बाद 2008 में मुंबई कोर्ट ने 11 इंडिविजुअल को गैंगरेप और मर्डर केस में सिग्निफिकेंट स्टेप बताया जस्टिस के लिए। तो उन्होंने क्या किया? कन्विक्टेड पाया गया 11 जो इंडिविजुअल थे। 2012 में अब इन्होंने वो सजा सुना दी। गुजरात गवर्नमेंट ने जो 11 लोग थे कन्विक्टेड, उनको रिमीट कर दिया। रिमीट कौन करता है? रिमीट बताओ। लीडिंग टू देयर रिलीज, जब वो रिलीज हो गए तो इससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और लीगल चैलेंज दिया गया कि ऐसे कैसे आप, मतलब जो कन्विक्टेड लोग हैं 11 लोग, मर्डर भी किया, रेप भी किया, उनको कैसे रिमीट कर सकते हो? रिमीट होता है, देखो, जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो रिमीट का क्या मतलब होता है? रिमीट का मतलब होता है कि सजा को कम करना, सजा को कम करना, ठीक है। सजा को कम कैसे? देखो, जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, जैसे इनके पास पावर होती है पार्डनिंग की, पार्डनिंग की गवर्नर के पास तो नहीं होती, ठीक है। रिमीट का मतलब होता है सजा को कम करना। रिस्पाइट, रिमीट, कोम्यूट। कोम्यूट क्या होता है? ज्यादा सजा को कम हार्ड वाली सजा में चेंज करना, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना, ठीक है। रिमीट का मतलब है 10 साल की सजा उसको 5 साल में चेंज कर देना, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये रिमीट कर दिया। ये जो पावर यूटिलाइजेशन है ये किसके बेस पे करते हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, यानी गवर्नमेंट के बेस पे।
तो अब ये एक अपने आप में काफी बड़ा इश्यू बन चुका था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग आई है? फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग आई थी तो इसके अगेंस्ट, लेकिन अभी क्या आया फाइनली? अब केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या डिसीजन आया फाइनली, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। डिसमिस कर दी है पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने के लिए एडवर्स रिमार्क्स अगेंस्ट गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी रिमार्क्स थे उसको, मतलब पेटिशन को रिव्यू करने के लिए मना कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब पूरा केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया गोइंग बुलिश ऑन इन्वेस्टमेंट इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के जो सीएम हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने ये लिखा है तमिलनाडु में क्या क्या सिचुएशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसको हम अपने मेंस में यूज कर सकते हैं, मेंस में, कि इंडिया के किसी भी स्टेट को अगर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो उसको क्या क्या करना होगा। या फिर इंडिया के जो बड़े बड़े स्टेट हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है, इसके क्या रीजन है, उन सब के इन्होंने आंसर दिए हैं। और बाकी में क्यों नहीं आ रही, जो इन्होंने आंसर दिए हैं वो है यस इसलिए आ रही है और बाकी में नहीं आ रही। तो इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि तमिलनाडु के जो लीडर थे विजनरी सीएम फॉर्मर 1968 में सी एन अन्नादुराई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि येल यूनिवर्सिटी है वहां पे विजिट किया था। तो उन्होंने क्या बोला वहां पे, उन्होंने विजिट में बोला इंडिया एज द एक्सपेरिमेंट स्टेशन फॉर डेमोक्रेसी, कि इंडिया है वो 1968 में तो थोड़ा ही टाइम हुआ था। ठीक है, 18 ईयर ही हुए थे आजाद हुए, मतलब 1947 से देखें तो 21। ठीक है, 21 ईयर। तो इंडिया एक एक्सपेरिमेंट स्टेशन है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, और उन्होंने बोला था अगर इंडिया रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है इसकी इकोनॉमी को विद डेमोक्रेसी एज इट्स पॉलिटिकल अपरेटस, तो इंडिया सरवाइव कर सकता है लॉन्ग टाइम के लिए एज ए डेमोक्रेसी। और ये बेस्ट आइडियल आंसर होगा उन अथॉरिटेरियन रिजीम को, जैसे चाइना वगैरह और कम्युनिस्ट वगैरह हैं जो, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक प्रोसेस हम कैसे प्रोग्रेस सॉरी कैसे कर सकते हैं, जब तक हम अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल और उन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना होगा। तो सीएम सर ने अभी बोला है 50 साल के बाद तमिलनाडु उसी अन्ना दुराई सर के रीजन पे खड़ा है। पूर्व सीएम जो है उनका जो विजन था, हम टूल ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमने कंट्रोल किया फर्टिलिटी रेट को, रिकंस्ट्रक्ट किया इकोनॉमिक्स को, स्टेट एक बीकॉन बन गया है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का इंडिया में। ये कीवर्ड हैं सारे, याद रखना, आंसर में यूज करना, सस्टेनेबल ग्रोथ, बीकॉन ऑफ इंक्लूसिव। जब वर्ल्ड सर्च करता है कि चाइना की जगह कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तमिलनाडु इसका इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। मतलब तमिलनाडु भी एक ऑप्शन के रूप में आता है, यानी कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। ठीक है, चाइना को छोड़ के कहीं और। तमिलनाडु की जर्नी यहां से ही स्टार्ट नहीं होती सर एंड मैम। तमिलनाडु जो है वो बड़ा ही गरीब स्टेट था, पुअर इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे काम किया, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी को स्टार्ट किया, टॉप डाउन की बजाय
रूटेड अप्रोच, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की जो अप्रोच है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पे काम किया। ये कीवर्ड है पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू रिजर्वेशन, तो सबका साथ सबका विकास का काम किया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या था, सक्सेस जो हुई फिर तमिलनाडु की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में, उनके गवर्नेंस के मॉडल में देखी जा सकती है, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन, इन सब के लिए तमिलनाडु काफी नाम है, तमिलनाडु का काफी अच्छा काम किया। टोटल फर्टिलिटी रेट भी रिड्यूस की, पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, स्टेट की पुअर्टी बर्डन को भी कम किया, क्योंकि काफी आसान हो गया, अब पॉपुलेशन कम है तो पुअर्टी आसानी से कम की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की गई, जिसकी वजह से तमिलनाडु की इकोनॉमी ग्रोथ हुई। तमिलनाडु सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की जीडीपी में, 9% ऑफ नेशनल टोटल आउटपुट तमिलनाडु करता है। सिर्फ 6% पॉपुलेशन है तमिलनाडु की पूरे इंडिया की, इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 6% पॉपुलेशन है, और 9% तमिलनाडु आउटपुट देता है, नेशनल आउटपुट का 9% तमिलनाडु का हिस्सा है। स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है इंडिया में, तो ये क्या दिखाता है, इसका इंक्लूसिव डेवलपमेंटल मॉडल। जो ग्लोबल रेस है डाइवर्सिफाई करने के लिए सप्लाई चेन को चाइना से, तमिलनाडु उसमें फोर रनर है कि हमारे पास आ जाओ, इन्वेस्टमेंट वालों हमारे पास आ जाओ, यहां लगाओ कंपनी, ठीक है। ऑफन रेफर टू एड डिट्रॉइट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु अकाउंट फॉर 35% ऑफ कंट्रीज ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट, जितना हम करते हैं नहीं उसमें से 35% तमिलनाडु करता है एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल का सिस्टम काफी रोबस्ट है, हाउसिंग ग्लोबल जियांट वहां पे है, हुंडई है, रेनॉल्ट है, निशान है, बीएमडब्ल्यू है, ये सारी कंपनी वहां पे है, ठीक है। और हम खुश भी हैं कि जो हमारा रिसेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, ठीक है, वी आर डिलाइटेड दैट फॉलोइंग आवर रिसेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन विजिट टू यूएस, फोर्ड हैड अनाउंस दैट इट विल रिज्यूम ऑपरेशन एट द चेन्नई, चेन्नई में फोर्ड फिर से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, काम स्टार्ट करेगी, ठीक है। तमिलनाडु की जो स्ट्रेंथ है ऑटोमोबाइल में ही नहीं है, बाकी भी बहुत सारे सेक्टर हैं। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तमिलनाडु इतना सारा काम कर रहा है, 33% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। जो बड़ी बड़ी कंपनी है ग्लोबल ब्रांड, एप्पल, डेल, एचपी, सैमसंग, ग्लोबल पिक्चर, वो सब यहाँ काम कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से तमिलनाडु एक हब बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। स्ट्रेटेजिक मूव भी बना रहा है तमिलनाडु, किस चीज के लिए, कि नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है बहुत सारी ऐसी पॉलिसी कर रही है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंसेंटिव फॉर टैक्स ब्रेक, ठीक है, लैंड को सब्सिडाइज रेट पे, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये सारे जो पॉइंट इन्होंने बोले हैं, ये अच्छे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कैसे किया जाए, आप वहां भी लिख सकते हो। इसी वजह से तमिलनाडु कंसिस्टेंटली टॉप रैंक में है इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर यहां आ रही है। तमिलनाडु की जो एबिलिटी है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में ही नहीं है, इनोवेशन और स्किल में भी है, ठीक है। आर एंड डी पे स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल फोकस करती है, स्किल पार्टनरशिप पे काम करती है, ठीक है। तो कटिंग एज इंडस्ट्री का भी तमिलनाडु एक हब बन गया है, ठीक है। इस एफर्ट में इन्होंने कोई यूएस में ट्रिप की होगी, वो एक माइलस्टोन के रूप में उन्होंने काम किया। वी सिक्योर की इन्वेस्टमेंट एंड स्किलिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद सम ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की बात की। द्रविडियन मॉडल की स्ट्रेंथ वो कहाँ है,
देखो, हार्ट ऑफ तमिलनाडु की सक्सेस है इसका यूनिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसको द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। अब गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का कई एग्जांपल आए तो द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस तमिलनाडु। ये जो अप्रोच है ये एम्फेसाइज करती है सोशल जस्टिस पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे। ये मॉडल है जो एंश्योर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो अबाउट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। बताओ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? तमिलनाडु लीड्स इंडिया को बहुत सारे सोशल इंडिकेटर में करता है, एजुकेशन से लेके हेल्थ तक। ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो है हाईएस्ट है, एजुकेशन में 47% है, और 42% ऑफ रजिस्टर्ड वुमेन वर्कफोर्स इन फैक्ट्री आर एम्प्लॉयड इन तमिलनाडु। रजिस्टर्ड वुमेन काम कर रही है। प्रोग्राम है सच एज नॉन मुद्दलावान मुद्दावान, इंडिया लार्जेस्ट स्किलिंग इनिशिएटिव है, ये यूज कर सकते हो जीएस3 में, जो स्टेट को यूथ को इक्विप कर रहा है जो फ्यूचर की जॉब्स हैं उन सब के लिए, पार्टिकुलरली टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में। तमिलनाडु का कमिटमेंट है डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। इनको क्या किया जाए, अट्रैक्टिव बनाया जाए डेस्टिनेशन ग्लोबल कॉरपोरेशन, जो क्या करे, दैट वैल्यू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो है इनकी पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होता है, ये बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं, सब्सिडीज जो इन्वेस्टर वोमेन को, ट्रांस पीपल को और पीपल विद डिसेबिलिटी को हायर करते हैं ज्यादा, उनको ये ज्यादा सब्सिडी भी देते हैं। आप सोशल जस्टिस में इसको यूज कर सकते हो। तमिलनाडु फोर फ्रंट पे है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी के रिवोल्यूशन में, जिसमें 57% जो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। स्टेट को जियोग्राफिकल एडवांटेज भी है, जैसे अबंडेंट विंड, सोलर, ऑफशोर एनर्जी का हॉटस्पॉट है। तो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को इनको 75% बनाना है, और ग्रीन कवरेज 33% ऑफ टोटल एरिया में इनको करना है। तमिलनाडु प्रेजेंट में एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ड्राइवन बाय रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बेस्ट है, हाई स्किल्ड लेबर है, एडेप्टेबल वर्कफोर्स है, इंक्लूसिव गवर्नेंस है, एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी है। टू इन्वेस्टर अक्रॉस द ग्लोब आवर मैसेज इज क्लियर, गो बुलिश ऑन तमिलनाडु, जॉइन द बुल रन। कि तमिलनाडु को आओ और इसमें इन्वेस्टमेंट करो। बड़ा अच्छा एडिटोरियल था, तमिलनाडु की भर भर के तारीफ की गई थी। हालांकि काफी अच्छी चीजें हैं भी हैं तमिलनाडु में, डोंट वरी। अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक इंडियन पेंशन सिस्टम, इस एडिटोरियल में ये बोला गया है राइटर के द्वारा। एक थी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें जो लास्ट सैलरी थी हमारी, मान लो लास्ट सैलरी किसी की 2 लाख, उसको लास्ट सैलरी का 50% मिलता था, यानी कि 1 लाख पर मंथ आफ्टर रिटायरमेंट। इससे क्या फायदा था, हम आफ्टर रिटायरमेंट की अपनी प्लानिंग कर पाते थे जो एम्प्लॉइज हैं। लेकिन जैसे ही नियो लिबरल पॉलिसीज आई, नियो लिबरल पॉलिसीज क्या होती हैं सर? सर बताते हैं नियो लिबरल पॉलिसी। नियो लिबरल पॉलिसी, नियो लिबरल पॉलिसी होती है सर, स्टेट को, स्टेट का इंटरफियरेंस कम करना, ज्यादा मिनिमम स्टेट, मोस्टली किस पे डिपेंड रहना, मार्केट पे। ठीक है, स्टेट इज नेसेसरी विल। तो जब ये न्यू लिबरल पॉलिसीज आई तो स्टेट क्या हो गया, पीछे हट गया, बैक। ठीक है, रोल बैक ऑफ द स्टेट, और चीजें मार्केट पे छोड़ने की सोची, जिस वजह से हम स्कीम लेके आए एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें कुछ एम्प्लॉइज के पैसे कटते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है मार्केट में, लास्ट में जो पैसा बनता है वो एम्प्लॉइज को दे दिया जाता है। लेकिन न्यू लिबरल पॉलिसी फिर से अंडर थ्रीट आ गई, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया सर 2008 में, कोविड आ गया सर। ये सारे इश्यू की वजह से फिर से हमें वेलफेयर अप्रोच पे आना पड़ा। वेलफेयर अप्रोच पे आने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, इस स्कीम को भी रिवाइज करना पड़ा।
इस स्कीम को रिवाइज करके हमने ले आए यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगर कोई एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूशन तो ऐसे ही होगा दोनों का, ये कंटिन्यू होगा, लेकिन हमें एनपीएस में कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलती थी, एक बार में ही पैसा मिल जाता था, ना के बराबर पेंशन थी। यूपीएस में क्या, अगर आपने 25 साल गवर्नमेंट सर्विस की है तो आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, जो लास्ट में आपकी बेसिक पेंशन थी, बेसिक अलग होती है ध्यान रखना, उसका 50%। ठीक है। लेकिन जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं देखो सर, ये सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयज के लिए यूपीएस भी। क्यों? क्योंकि एक तो इनको 25% जो ईयर की सर्विस का आपने कंपल्सन कर दिया, अगर किसी ने नहीं की 75 तो उसको उसके प्रपोर्शन में मिलेगी, लेकिन मिनिमम 10 ईयर है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन तो ये अभी भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम से ये कम है, मतलब काफी सारी चीजों में। तो अब इन्होंने क्या वे फॉरवर्ड बताया है इसके लिए। हम्म। तो हमें मतलब अगर ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस का कंपैरिजन करें तो स्टेट बैक्ड वेलफेयर स्कीम और मार्केट ड्राइवन जो पेंशन स्कीम है इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। ओपीएस क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देती थी, प्रिडिक्टेबल पेंशन इनकम थी। एनपीएस ने क्या किया, फाइनेंशियल फ्यूचर को वोलेटाइल टर्म में डाल दिया था। रिट्रीट ऑफ न्यू लिबरलिज्म एंड रिटर्न ऑफ वेलफेयरिज्म वर्ल्ड वाइड ऑन ए लिमिटेड स्केल ऑफ इवन notionally provide an opportunity to rethink India pension system, strike a better balance between responsibility and market participation। यूपीएस बीच का सिस्टम है, दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की गई है। If UPS properly restructured could become an important tool in protecting financial security of retiree, addressing shortcoming of NPS। अगर यूपीएस को प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया जाए तो ये क्या कर सकती है, जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको अच्छे से और ज्यादा रिलीफ दे सकती है, और जो कमी थी एनपीएस की उसको पूरा कर सकती है। ensuring that India retirees are not left to the mercy of the market forces but are supported by a robust welfare system। मार्केट पे उनको डिपेंड मत करो, वेलफेयर सिस्टम के ऊपर उनको डिपेंड करो। ठीक है। वेलफेयर सिस्टम से उसका सपोर्ट करो। नेक्स्ट है जज एंड प्री जुडिशियस। जजेज जुडिशियल ऑफिसर मस्ट बी माइंडफुल ऑफ लैंग्वेज एंड रिवील बाइस। इस पूरे आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो जजेज हैं कई बार बेकार लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे ऑन ए प्रीवियस ओकेजन कर्नाटका हाई कोर्ट जज हैज रेफर टू ए मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी इन वेस्ट बेंगलुरु को उन्होंने पाकिस्तान बोल दिया था। तो ये वर्ड्स जज से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इन वर्ड्स का यूज करें, तो शो मोटो एक्शन लिया था फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की इसकी। ठीक है। तो जो कोजुअल ऑब्जर्वेशन है उनसे वो बाहर आए। ठीक है। उनको एक बड़ी रिस्पेक्ट की दृष्टि से जजेज को देखा जाता है। तो द हार्ट एंड सोल ऑफ द जजिंग इज टू बी फेयर। तो ये सारी बात जुडिशियल फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो अभी इसमें तो इतना ही है। ये बोल रहे हैं सर, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है क्या वो सिर्फ बिग कैपिटल को ही फायदा दे रहे हैं या नहीं। इसमें ये बोला गया है, ये तो सच्चाई है, क्योंकि एक के ग्राफ होता है, के ग्राफ। के ग्राफ में क्या होता है सर, जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, जो गरीब लोग हैं और ज्यादा गरीब बनते जाते हैं। तो कोविड के बाद इंडिया की ग्रोथ कैसी है, के टाइप। तो एक तो रीजन है ये। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी लेके आई, गवर्नमेंट कौन कौन सी, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, बिग कॉरपोरेट को हुआ है। बिग कॉरपोरेट के लिए टैक्स रेट गवर्नमेंट कम कर रही है। ठीक है। और सारी चीजें ज्यादातर बिग कॉरपोरेट ये नहीं सोचती कि एमएसएमई है वो भी एक दिन बिग कॉरपोरेट बन सकते हैं। तो इसमें टोटल बात यही बताई गई है। तो अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है इन बातों का, दिस सॉल्यूशन लाई इन फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, दैट इट कम फ्रॉम डिस्ट्रेस्ड इनकम ऑफ ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। once you recognize that, solution automatically arise। the solution is to find way of increasing income of rural economy। रूरल इकोनॉमी की इनकम हमें बढ़ानी होगी। स्पेंड मोर मनी इन रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी पे ज्यादा पैसा स्पेंड करना होगा, बेनिफिट हो ताकि
MSME को। दिस इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू रेज वेज ऑफ वर्कर फ्रॉम द एट द बॉटम पिरामिड। इससे वर्कर की भी जो वेज है वो बढ़ सकती है, बॉटम पिरामिड मतलब निचले स्तर से। गवर्नमेंट हैज इनफ रेगुलेटरी ammunition, it can actually facilitate small business owner by easing of regulatory burden। अब रेगुलेटरी बर्डन जो छोटे बिजनेस है उनके ऊपर ज्यादा है, ठीक है। दीज ओनर कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ क्रेडिट एक्सेस सपोर्ट, इनको क्रेडिट एक्सेस सपोर्ट प्रोवाइड करो, बट ऑल दिस विल रिक्वायर द पॉलिटिकल विल होनी चाहिए ये काम करने की एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, जो कि निचले स्तर से काम स्टार्ट करो, और इसके लिए क्या है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। साउथ चाइना सी में क्या स्टॉर्म आया है। साउथ चाइना सी, ये न्यूज देख लो, मैप देख लो, साउथ चाइना सी, स्पार्टली आइलैंड है, यहाँ बर्नोई है, ये रहा बर्नोई, छोटा सा कंट्री। इसको 9 डैश लाइन बोलते हैं, चाइना बोलता है कि ये सारा एरिया मेरा 9 डैश लाइन वाला, ठीक है। तो ये तो गलत बात है ना, बाकी सब कंट्री के साथ झगड़ा करता रहता है चाइना। ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, ये हनोई है, किसकी कैपिटल वियतनाम की, ये हांगकांग है। चाइना जिस पे कब्जा कर नहीं सकता है, बोलता है हमारा ही है। ये ताइवान है, ताइवान की चाइना के साथ लड़ाई चलती रहती है, ये बोलते हैं हम चाइना, ये बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये फिलीपींस है, सुल्लू सी ऑक्यूपाइड बाय द फिलीपींस, तो ये सारी चीजें हैं। L69 और G4 कंट्रीज ने अर्जेंट रिफॉर्म के लिए बोला है यूएनएससी में हमें भी पार्ट बना दो। G4 में कौन कौन है, इंडिया ब्राजील जर्मनी और जापान। इंडिया ब्राजील जर्मनी जापान। इंडिया इलेक्ट हो गया ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी में, जो करप्शन की जांच करती है वर्ल्ड लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये सीजीआई ने बोला है हमारे रिस्पेक्टिव। इंडिया और चाइना के बीच में कुछ कंसेंसस हुई है। सेंटर लाइकली टू इंक्रीज एथेनॉल और शुगर का प्राइस वो है, वो बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीजें थी। अर्बन कंजम्पशन वीकिंग, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पिकअप, ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की न्यूज है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, मॉडरेशन इन पैसेंजर व्हीकल सेल एज साइन ऑफ वीकनेस इन कंजम्पशन, फ्लैग्स रिस्क ऑफ करेक्शन इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, जो भी है ये। हिजबुल्लाह के साथ कोई सेज फायर नहीं होगी, ठीक है। सेज इजराइल एज इट पाउंड्स लेबानीज टाउन, ठीक है। लेबान के ऊपर इन्होंने अटैक कर रखा है, किसने, इजराइल ने स्ट्राइक, क्योंकि हिजबुल्लाह वहीं रह रहा है ना, वहीं से सपोर्ट मिल रहा है। तालिबान ने कहा हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पाकिस्तान को 7 बिलियन का लोन मिल चुका है, 1-1 बिलियन करके, 24th पे आउट। पाकिस्तान फिर भी रिफॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो गाइज ये था आज का एडिटोरियल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।